8. इंसान अपनी पहचान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, अपनी पूरी जिंदगी तक लगा देता है, लेकिन कभी कभी फिर भी पहचान नहीं बन पाती। लेकिन क्या हो जब कोई अपनी पहचान ही बर्बाद कर ले, अपनी पहचान से भागता फिरे। मेरे अगले केस में कुछ ऐसा ही हुआ था। यह मेरे जिंदगी के सबसे अजीब केसेस में से एक था, जिसको मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। इस केस को मैं इम्पॉसिबल कैटेगरी में रखता हूं, इसलिए नहीं कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाया, मगर इसलिए कि अगर मुझे आखिरी मौके पर क्लू नहीं मिलता तो मैं कभी भी इसे सॉल्व नहीं कर पाता। यह दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर पड़ने वाले एक गर्ल्स हॉस्टल का केस था। इस हॉस्टल को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने एक चैरिटी के लिए बनाया था। यहाँ वर्किंग क्लास की लड़कियां काफी कम पैसों में रहती थी और उसी हॉस्टल में एक मर्डर हो गया था। ये मर्डर उस मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर धब्बा बना हुआ था। पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन कंपनी को स्मॉल टाउन पुलिस ऑफिसर पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने कॉल उठाया और पूरे मुद्दे को ठीक से समझा। मैं इस केस को नहीं लेना चाहता था क्योंकि मेरे लिए ये केस इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा ऑफर दिया कि मैं मना नहीं कर सका। वो मुझे बहुत सारा पैसा ऑफर कर रहे थे और इस आसान से दिखने वाले केस के लिए मुझे ये इजी मनी लगा और मैंने हाँ कर दिया। और यहीं पर मैं गलत साबित हो गया, क्योंकि ये केस आसान छोड़कर सब कुछ था। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और हॉस्टल की तरफ निकल गया। कुछ घंटों की ड्राइव करके मैं उस हॉस्टल में पहुंच भी गया। गाड़ी से निकलकर मैं हॉस्टल की एंट्री गेट में घुसा और फिर हॉस्टल बिल्डिंग के अंदर घुसते ही मुझे पता चल गया था कि ये केस मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इस हॉस्टल में 200 से ऊपर लड़कियां रहती थी। क्राइम सीन को पुलिस ने बंद करके रखा था। ये मर्डर इस हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर रूम नंबर 201 में हुआ था। पुलिस भी मेरे साथ कोऑपरेट कर रही थी। मैंने हर जगह एक बार नजर मारी और अपने रहने के ठिकाने पर आ गया, जो मुझे कंपनी में दिलवाया था। पुलिस रिपोर्ट मुझे मिल गई थी। मैंने रिपोर्ट को देखा। विक्टिम का नाम रेखा था, जो बाहर के स्टेट से यहाँ पर नौकरी करने आई थी। पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से रेखा की मौत ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई थी, और ये इंटरनल ब्लीडिंग सर के पीछे किसी भारी चीज से मारने की वजह से हुई थी। रेखा रूम नंबर 201 में अपनी रूममेट के साथ रहती थी और उसकी रूममेट थी अभिलाषा। पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से रेखा की लाश को सबसे पहले अभिलाषा ने नहीं, रूम नंबर 205 में रहने वाली दूसरी लड़की नैना ने देखा था। स्टोरी का ये पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैंने फैसला किया कि मैं सबसे पहले पूछताछ विक्टिम की रूममेट से करूंगा। मैंने अभिलाषा को पूछताछ के लिए पहले ही बोल दिया था, इसलिए वो अगली सुबह ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरे पास मेरे सवालों के जवाब देने के लिए आ गई। अभिलाषा अकेले नहीं आई थी, उसके साथ हॉस्टल की एक लेडी गार्ड भी थी। अभिलाषा लंबी चौड़ी लड़की थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो प्रोफेशनल रेसलर है, लेकिन मुझे बाद में पूछताछ में पता चला कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी प्रोफेशनल रेसलिंग नहीं की थी और ना ही वो स्पोर्ट्स में थी। मैंने अभिलाषा को बैठने के लिए बोला और फिर मैंने उससे सवाल करना शुरू किया। सबसे पहले सवाल मैंने पूछा, तो आप ही रेखा की रूममेट है ना? अच्छा, आप मुझे याद करके सब कुछ सच सच बता सकती है कि उस रात क्या हुआ था? अभिलाषा ने मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं उस रात अपने ड्यूटी से वापस आई थी। मेरा थोड़ा ओवरटाइम था, इसलिए मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। मैं अपने कमरे में गई तो देखा रेखा पहले से ही आई हुई थी। अभिलाषा सब कुछ डिटेल में बता रही थी। अभिलाषा ने आगे कहा कि जैसे ही वो अपने कमरे में घुसी, उसने देखा कि रेखा अभिलाषा का सामान निकाल रही थी। वो उसके पैसे चोरी कर रही थी और किसी से फोन पर हंस हंस कर बात कर रही थी। अभिलाषा को देखते ही उसने फोन काट दिया। रेखा को पैसे चोरी करते हुए देखकर अभिलाषा गुस्सा हो गई और रेखा को इस बात पर कन्फ्रंट किया।
अभिलाषा ने मुझे बताया कि उसके पैसे पहले भी चोरी हो गए थे और उसे रेखा पर ही शक था, क्योंकि रेखा की रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन उसने उस रात रेखा को रंगे हाथों पकड़ लिया था। मैंने अभिलाषा से पूछा, फिर आपने क्या किया? अभिलाषा बोली, मैं बहुत गुस्सा हुई और हम दोनों के बीच में काफी बहस हो गई और अचानक रेखा ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे सर पर मारा। उस पर पागलपन सवार हो गया था, इसलिए मैं कमरे से भाग गई और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे रूम में नैना थी। उसकी सांसें फूल रही थी, माथे पर पसीना था और वो बेड पर रेखा की लाश को लेटा रही थी। मैंने अभिलाषा की पूरी बात सुनी, अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ आगे और पीछे घूमने लगा। मैंने उससे पूछा, तो आप अपने कमरे से बाहर भाग गई थी, फिर आप कमरे में वापस क्यों आई? अभिलाषा ने जवाब दिया कि वो अपना सामान वापस लेने आई थी ताकि रेखा फिर से चोरी ना कर ले। उसकी सारी बातें सुनकर मैंने अभिलाषा को वापस जाने के लिए बोला। अब मेरी बारी थी नैना से बात करने की। मैंने गार्ड से नैना को मेरे पास लाने के लिए बोला और कुछ ही देर में नैना भी वहां पर आ गई। नैना के चेहरे पर डर दिख रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने आते ही मुझसे कहा, सर मैंने रेखा को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। मैं जब कमरे में गई तो वो पहले से मरी पड़ी थी। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नैना को शांत होने के लिए बोला और उसे एक गिलास पानी भी दिया। उसने एक ही सांस में गिलास का पूरा पानी खत्म कर दिया और उसके बाद मैंने उससे कहा, उसके कुछ देर बाद बाहर निकलते हुए भी देखा। उसके सर पर सच में एक चोट थी और खून निकल रहा था। वो अपने सर पर हाथ रखकर भाग रही थी। उसके करीबन 10 से 15 मिनट बाद मैंने नैना को कमरे के अंदर जाते हुए देखा। लेकिन एक अजीब बात थी, अगले 15 मिनट तक नैना रूम नंबर 201 में ही थी। मैंने नैना से कहा, नैना आप 15 मिनट तक उस रूम के अंदर थी, लेकिन आप तो कह रही थी कि आप जैसे ही अंदर गई आपने रेखा की लाश को देखा था, लेकिन फिर आप 15 मिनट तक अंदर कर क्या रही थी? यह सुनकर नैना की जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने मुझसे कहा, मुझे एकदम पता नहीं चला कि रेखा मर चुकी है। मुझे लगा कि वो सो रही थी, इसलिए मैं काफी देर तक उस पर चिल्लाती रही। फिर मुझे लगा कि वो जानबूझकर सोने की एक्टिंग कर रही है। मैं उसके पास गई और उसे हिलाया, लेकिन उसके सर के पीछे से खून निकल रहा था। फिर मैंने नोटिस किया कि उसकी सांसें नहीं चल रही है। तब जाकर मुझे पता चला कि रेखा मर चुकी है। नैना को पसीने आ रहे थे। मैं अपनी जगह से उठा और एक गिलास पानी का भरा, फिर से नैना को पानी पीने को दिया। उसके बाद मैंने पूछा, लेकिन इस सब में भी तो मेरे हिसाब से 15 मिनट नहीं लगने चाहिए, और जब आपने रेखा की लाश देखी थी आपने शोर क्यों नहीं मचाया? अभिलाषा को तो आप जानती ही होंगी। उन्होंने कहा कि जब वो कमरे में अपना सामान समेटने वापस आई तो आप रेखा की लाश को बेड पर रख रही थी। नैना ने कहा, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं जिंदगी में पहली बार लाश देख रही थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, और फिर कुछ 10,000 रुपए के लिए मैं रेखा की जान तो नहीं ले लूंगी। और वो अभिलाषा सफेद झूठ बोल रही है। वो सामान समेटने नहीं आई थी। वो आई थी तो उसके हाथ में एक रस्सी थी और वहां पर कोई सामान बिखरा हुआ नहीं था। अभिलाषा ने बताया था कि जैसे ही रेखा ने उसे हिट किया वो कमरे से बाहर निकल गई थी। फिर सामान कैसे सिमट गया? क्या अभिलाषा मुझसे झूठ बोल रही थी या नैना अभी झूठ बोल रही थी? आखिर कौन सच बोल रहा है? इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था। और अभिलाषा रस्सी से क्या करने वाली थी, इस बात ने मेरा पूरा ध्यान खींच लिया था। मुझे अभिलाषा और नैना दोनों के बैकग्राउंड के बारे में पता करना था। मैंने नैना को अभी के लिए जाने को बोला। मैं कमरे में बैठकर इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक बात स्ट्राइक हुई। अभिलाषा ने बोला कि वो जब कमरे के अंदर घुसी तो रेखा किसी से बात कर रही थी। अब मुझे ये पता लगाना था कि आखिर वो किससे बात कर रही थी। रेखा का फोन पुलिस के पास था
और अब मुझे उसके फ़ोन की ज़रूरत थी। उसके लिए मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन के अंदर से एविडेंस को ले पाना हमेशा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आपके पीछे एक मल्टीनेशनल कंपनी और उसके पैसे हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। मैंने पुलिस से रेखा का फ़ोन कलेक्ट किया और उसे अपने साथ अपने ठिकाने पर ले आया। मैंने फिर से एक बार अपना लैपटॉप खोला और इस फ़ोन की सिक्योरिटी को क्रैक करने लगा। कुछ देर में फ़ोन का लॉक क्रैक हो गया। मैंने देखा तो रेखा ने अपना लास्ट कॉल किसी सुमन फ्रेंड को किया था। मैंने उस नंबर पर डायल किया। मेरा फ़ोन एक लड़की ने उठाया। कुछ देर बात करने के बाद मुझे पता चला कि यह नंबर उसी हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की का था। मैंने उसे मिलने के लिए एक ढाबे जैसी जगह पर बुलाया क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मैं खाना खा रहा था, इतने में सुमन भी आ गई। मैंने उसे अपने पास बैठने को बोला। मुझे एक कॉल आया। यह फ़ोन पुलिस स्टेशन से था। मैंने फ़ोन उठा लिया। मुझे पता चला कि रेखा मर्डर केस से जुड़ी नई रिपोर्ट आई है और वहाँ रेखा के खून के सैंपल के साथ एक और खून का सैंपल मिला है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो खून किसी लड़के का था। इसका मतलब उसके कमरे में अभिलाषा और नैना के अलावा कोई लड़का भी आया था और शायद वही हमारा खूनी है। सुमन ढाबे से चली गई थी और मैं बैठकर अभी भी ये सोच रहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ाऊं। तभी पुलिस स्टेशन से मेरे पास एक कॉल आई। उस फोन से मुझे पता चला कि रूम नंबर 201 जहां पर रेखा का मर्डर हुआ था, वहां पर पुलिस को रेखा के खून के साथ किसी लड़के के भी खून के सैंपल मिले हैं। अब कहानी पूरी तरह से बदल गई थी। इस इन्वेस्टिगेशन में अब एक लड़के ने भी एंट्री ले ली थी। अब मुझे केस को इन्वेस्टिगेट करने का एक नया एंगल मिल गया था। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और हॉस्टल की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर मैं सिक्योरिटी रूम में गया और सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। मैं हर जगह की फुटेज देख रहा था, ग्राउंड फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर की, हॉल की। मैंने हॉस्टल की मेन एंट्रेंस की भी सीसीटीवी फुटेज देखी, लेकिन मुझे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। मैंने हॉस्टल के पीछे के एरिया की भी फुटेज देखी, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक बात की ही थी कि वहां पर एक ही कैमरा लगा हुआ था, जिससे उस एरिया का आधा कवरेज ही होता था। मैंने लगभग 3 घंटे उस सीसीटीवी फुटेज को देखने में लगाए, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल पाया। हॉस्टल के बाहर बहुत सारे लोग नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाया। मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड था। सीसीटीवी में कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मुझे कुछ सोचना था। सबसे पहले मुझे यह पता करना था कि आखिर रेखा के दुश्मन कितने थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने अपने मेल फ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दिया हो। यह पता लगाने के लिए मैंने नैना के रूममेट की मदद ली। नैना की रूममेट राखी मेरे सामने मेरे कमरे में थी। मैंने उसे भी बैठने को कहा। राखी भी थोड़ी घबरा रही थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आपसे कुछ सवाल पूछने हैं और आप फिर यहाँ से जा सकती है। मेरी बात सुनकर राखी को थोड़ी सी हिम्मत मिली। फिर जब वो थोड़ी कंफर्टेबल हो गई तो मैंने उससे अपना पहला सवाल किया, आप मुझे बता सकती है कि ये रेखा जिसका अनफॉर्चुनेटली मर्डर हो गया है, वो किस तरह की लड़की थी? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कहीं कोई उसका दुश्मन तो नहीं था, या कोई ऐसा जो उसे जान से मारना चाहता हो। राखी ने गहरी सांस ली और मुझसे कहा, माफ करना सर, लेकिन इस रेखा को कोई भी पसंद नहीं करता था। वो एक नंबर की कंजूस थी। वो कभी भी अपना सामान नहीं खरीदती थी और जब कोई उसे सामान नहीं देता था तो वो उसे चुरा लेती थी। वो किसी के भी कमरे में घुस जाती थी। राखी ने आगे कहा, रेखा ने नैना के पैसे चोरी कर लिए थे। रात को जब नैना अपने बैग से पैसे निकालने लगी तब उसे पता चला कि उसके पैसे गायब थे। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मैंने फिर से उसे टोका,
फिर क्या हुआ? राखी बोली, हाँ वो बहुत गुस्से में थी, और हो भी क्यों ना, वो पैसे नैना अपने पापा को भिजवाने वाली थी ताकि वो अपना कर्जा उतार सके। नैना इतने गुस्से में थी कि मुझे तो लगा कि वो रेखा को जान से मार देगी, और वो ये बोलते हुए भी निकली थी। अचानक मैंने यहाँ पर उसे रोका और पूछा, क्या बोलते हुए निकली नैना? राखी ने बोला, नैना ने कहा कि वो उसको जान से मार देगी। राखी ने मुझे नैना का मर्डर मोटिव दे दिया था। मैंने राखी को बताया कि वहाँ रूम नंबर 201 में किसी लड़के के खून के निशान भी मिले हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या इस हॉस्टल में लड़के भी आते हैं, किसी का बॉयफ्रेंड आता है चोरी छुपे? ये सुनकर अचानक राखी को पसीना आने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसकी बात उसके मुंह से नहीं निकल रही थी। मैंने भाप लिया कि राखी डर रही है। ये लीजिए पानी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे सब कुछ सच सच बता सकती है। विश्वास करिए कि जो कुछ भी आप मुझसे कहेगी वो हमारे बीच ही रहेगा। राखी ने झट से मुझसे पूछा, सच में आप किसी को नहीं बताएंगे ना? मैंने उससे वादा किया। राखी ने बताया कि हाँ, इस हॉस्टल में लड़के भी आते थे। मैंने उससे पूछा कि मर्डर वाली रात को क्या नैना का कोई बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया था या फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था। राखी ने कहा कि नैना का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था। मैं गहरी सोच में डूब गया। राखी ने मुझे नैना का मर्डर मोटिव दे दिया था, लेकिन और सोचने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने मर्डर किया होगा, क्योंकि नैना को गुस्सा अचानक आया था। वो प्लान करके नहीं गई थी, और इतने कम समय में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना और रेखा का मर्डर करना फिर वापस जाना पॉसिबल नहीं था। तभी राखी ने मुझे कुछ और बताया। उसने कहा, ये बॉयफ्रेंड को हॉस्टल में लाने का ट्रेंड भी रेखा ने ही शुरू किया था। वो ही अपने बॉयफ्रेंड को रूम में लेकर आया करती थी। मैंने तो सुना है कि उसके बॉयफ्रेंड ने रेखा को किसी और के साथ भी देख लिया था। मैंने राखी से पूछा, रेखा के बॉयफ्रेंड के बारे में और कुछ बता सकती हो? राखी ने कहा कि उससे इतना कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उस बारे में अभिलाषा बहुत कुछ बता सकती है। मैंने राखी से पूछा कि अभिलाषा का भी कोई बॉयफ्रेंड है? राखी ने ना में जवाब दिया, लेकिन उसने बताया कि अभिलाषा बहुत अजीब सी लड़की है। मैंने राखी से ऐसा सोचने की वजह पूछी। उसने जवाब दिया कि अभिलाषा बहुत ही प्राइवेट लाइफ जीती है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, और आज तक उसके माँ बाप कभी भी उससे मिलने नहीं आए और ना ही वो उनसे मिलने जाती है। मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर राखी को जाने को कहा। अब मुझे अभिलाषा से फिर से एक बार बात करनी थी, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं थी। वो अपनी ड्यूटी पर गई हुई थी। मैं अभी इंतजार के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात गूंजी। सुमन को रेखा ने मरने से पहले अभिलाषा का कोई राज बताने के लिए फोन किया था। आखिर ये राज क्या हो सकता था? मुझे इस राज के बारे में पता करना था, और मेरे पास अभी मौका भी था। अभिलाषा का सारा सामान अभी भी रूम नंबर 201 में ही था, और उसकी तलाशी लेने का मेरे पास यही अच्छा मौका था। मैं कमरे के अंदर पहुंच गया और सब जगह छानबीन करने लगा। अचानक मेरे हाथ में एक संदूक लगा जिस पर ताला लगा हुआ था, लेकिन मुझे कोई भी ताला रोक नहीं सकता था। मैंने पिन की मदद से उस ताले को खोल दिया। अंदर कुछ सर्टिफिकेट और पेपर्स थे, और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक फैमिली फोटो थी। उस फैमिली फोटो में 3 लोग थे, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। शायद ये अभिलाषा की फैमिली फोटो थी, और फोटो में उसका भाई था क्योंकि उसकी शक्ल अभिलाषा से मिल रही थी। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं मिला। मैं उस कमरे से बाहर आ गया और अपने ठिकाने पर चला गया। आखिर शाम के वक्त अभिलाषा मुझसे मिलने आई। मैंने उससे सीधा रेखा के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा। अभिलाषा ने बताया कि हाँ, वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जानती है, और वो हॉस्टल के पीछे के रास्ते से आता था जहाँ पर कैमरा नहीं लगा हुआ था। और अभिलाषा ने रेखा के बॉयफ्रेंड की फोटो अपने फोन में दिखाई। मैंने जैसे ही उसके बॉयफ्रेंड की फोटो देखी, मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने इसे पहले कहीं देखा था। मैं वापस से सिक्योरिटी रूम में गया और सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगा, और मुझे हॉस्टल के बाहर रेखा का बॉयफ्रेंड मर्डर वाली रात दिखाई दिया। शायद मुझे मेरा किलर मिल गया था। मैंने पुलिस स्टेशन कॉल मिलाया और उन्हें रेखा के बॉयफ्रेंड की फोटो भेजी और इसे पकड़ने के लिए बोला। अगली सुबह वो पकड़ा भी गया। मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा जहां पर मुझे उससे पूछताछ करनी थी। मुझे देखते ही रेखा का बॉयफ्रेंड रोने लगा। मैंने उससे कहा, रोना नहीं है, शांत हो जाओ।
मुझे बस तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, जैसे कि तुमने रेखा को क्यों मारा। वो मुझसे सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि उसने रेखा का खून नहीं किया। मैंने उससे पूछा कि वो मर्डर वाली रात को हॉस्टल के पास क्या कर रहा था। रेखा के बॉयफ्रेंड ने बताया, मैं रेखा से ही मिलने गया था क्योंकि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैंने उसे किसी और लड़के के साथ देखा था। मैं बहुत गुस्से में था। मैं हॉस्टल की पीछे से उसकी खिड़की के अंदर गया, लेकिन मैंने देखा कि रेखा वहाँ पहले से ही मरी पड़ी थी। मैं डर गया और मैं वापस आ गया। मैंने रेखा को नहीं मारा। मुझे इस लड़के पर ज़रा भी विश्वास नहीं था। मैंने उसका ब्लड सैंपल मैच करने के लिए बोला। शाम को ब्लड सैंपल की भी रिपोर्ट आ गई और मैं इस रिपोर्ट को खुद देखना चाहता था, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में ही था। मैंने उस रिपोर्ट को देखा और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि रेखा के बॉयफ्रेंड का ब्लड वहाँ मिले लड़के के ब्लड से मैच नहीं हुआ था। दोनों का ब्लड ग्रुप ही अलग था। मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई थी। अब ये कौन हो सकता था? मेरी सारी मेहनत पर इस रिपोर्ट ने पानी फेंक दिया था। अब मैं क्या करूं? यही सोचते हुए मैं सीधा पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। मैं सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक किन्नर ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो मुझे पैसे मांगने लगी। मैंने उससे कहा, बेवकूफ़ किसी और को बनाना। तुम साड़ी पहनकर पैसे ठगने आ जाते हो। होते तुम आदमी हो। असली वालों के लिए कुछ तो छोड़ दो। वो किन्नर मुझसे बोला, नहीं नहीं, एकदम असली हूँ मैं। मेरे को भी मर्द जैसा दिखने का कोई शौक नहीं है। पूरा औरत बनने के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तू देगा पैसा? अचानक मेरे दिमाग में कुछ बहुत ज़रूरी चमका। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। मैंने उसे 500 का नोट दिया और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। फॉर्चुनेटली आज संडे था। मैंने हॉस्टल के मैनेजर को फ़ोन किया। मैंने उससे कहा, हेलो, मुझे किलर का पता चल गया है। मैं जिन का नाम बोलूँ उन्हें आप अपने कमरे में बिठा कर रखना। मैं वहीं पर किलर को एक्सपोज करूँगा। रात हो चुकी थी और मैं मैनेजर के कमरे में ही था। मेरे सामने थी अभिलाषा, नैना, सुमन, राखी और इनमें से ही एक मर्डरर था। मैनेजर ने मुझसे कहा, बताइए डिटेक्टिव कबीर, कौन है वो? मैंने उनसे कहा, असल में इस किलर की पहचान करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो खुद अपनी पहचान से भाग रहा है। जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मैनेजर मेरे इन पहेलियों को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, आप सीधा सीधा क्यों नहीं बताते? मैंने फिर सीधा सीधा ही बता दिया। रेखा की किलर और कोई नहीं, अभिलाषा है। और ये अभिलाषा जो अभी एक लड़की है, वो कभी लड़का हुआ करती थी। पहले मेरे इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने उन्हें समझाना शुरू कर दिया। अभिलाषा हट्टी कट्टी इसलिए दिखती थी क्योंकि वो एक लड़का थी। सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाने के बाद वो एक लड़की बन गई। ये अभिलाषा के संदूक में मिले फोटो को देखकर पता चला, क्योंकि उस फोटो में जो लड़का था उसके भी आईब्रो पर कट का निशान था, जैसे अभिलाषा के आईब्रो पर था। रेखा को ये बात पता चल गई थी। उसने अभिलाषा को एक्सपोज करने की धमकी दी, तो अभिलाषा ने उसे मार दिया। ये सुनकर अभिलाषा रोने लगी और मेरी बात को कबूल कर लिया। अभिलाषा ने कहा कि रेखा को उसके राज के बारे में पता चल गया था और वो ये सबको बताने वाली थी, इसलिए वो उसको मारना नहीं चाहती थी, लेकिन गलती से उसकी मौत हो गई। अभिलाषा ने अपने लड़का होने के सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन सिर्फ एक फोटो छोड़ दी थी। पुलिस ने अभिलाषा को अरेस्ट किया और अपने साथ ले गई। इस तरह से एक और केस सॉल्व हो गया और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस में। तब तक के लिए सुनते रहिए डिटेक्टिव कबीर।